Recently, the ruling party in the Andhra Pradesh Assembly got the proposal to create 3 capitals in the state passed by the Legislative Assembly. A huge majority but the Legislative Council put a temporary stay on it. लेजिस्लेटिव असेंबली में ये बहुमत के साथ पास हुआ 3 कैपिटल्स बनाने का जो प्रस्ताव था आंध्र प्रदेश में, जो वहाँ की रूलिंग पार्टी ने दिया था, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इस पर टेम्परेरी रूप से स्टे लगा दिया. वाइल द रूलिंग पार्टी वॉज इन मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, द अपोजिशन पार्टी हैड मोर सीट्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल. While the ruling party was in majority in the Legislative Assembly, the opposition party had more seats in the Legislative Council. While the ruling party was in majority in the Legislative Assembly, the opposition party had more seats in the Legislative Council. So ruling party Legislative Assembly में majority में थी और opposition party ज़्यादा सीट्स थी लेजिस्लेटिव काउंसिल में, इसलिए वहाँ पे ये रुक गया क्योंकि अपोजिशन उसका अपोज कर रही थी. आफ्टर द डिसीजन द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट टॉक अबाउट एबोलिशन द अपर हाउस, दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल. ऑन द अदर हैंड 4 big states ऑफ द कंट्री मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम एंड राजस्थान आर गिविंग फर्स्ट टू स्टेबलाइज द अपर हाउस. जहाँ ये कुछ राज्य अपर हाउस स्टेबलाइज करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, वहीं के आंध्र प्रदेश में जहाँ पहले से एक अपर हाउस है लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसे स्थगित करने की मांग की गई गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ की रूलिंग पार्टी ने, क्योंकि एक तरह का प्रस्ताव लेके आए थे जिसे रोक दिया गया LC में. तो ऐसा होता है कि वो लोग चाहते हैं कि अपना ही चलाना चाहते हैं, तो इस तरह के बदलाव करते रहते हैं गवर्नमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन में, अकॉर्डिंग टू दैम. सो दीज आर द थिंग. इसलिए ढेर सारे अमेंडमेंट्स भी हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और बहुत सारी पिटिशनर्स भी दायर की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में रिगार्डिंग दिस. ओके, यूजफुलनेस ऑफ द सेकेंड हाउस. सेकेंड हाउस बाई कैमरल सिस्टम में डेमोक्रेसी के अंतर्गत ये सेंटर में भी ऐसा होता है कि अपर हाउस एंड लोअर हाउसेस होते हैं. दैट इज़ द पार्ट ऑफ बाई कैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम इन आवर कंट्री एज वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री. सो इन द केस ऑफ स्टेट देयर इज ऑल्सो 2 houses there. One is legislative assembly, that is lower house. One is upper house, that is legislative council, but only it is stabilized only in 6 states, not in the all states. So those 6 states are Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Telangana, Bihar, Maharashtra and Karnataka. बाकी स्टेट में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, दैट इज़ द लोअर हाउस, उससे ही काम चल जाता है. लेकिन अभी भी कई स्टेट्स हैं जो इसमें एफर्ट्स कर रहे हैं कि वहाँ पर अपर हाउस भी होना चाहिए. तो सेकेंड हाउस का यूजफुलनेस क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं. इन अ डेमोक्रेसी द बाई कैमरल सिस्टम एट द स्टेट लेवल इज़ कंसिडर्ड टू बी मोर बैलेंस्ड एंड प्रॉपरली रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम. In the second house, legislative council, all sections of the society, that is politicians, teachers, students, civil representatives, doctors, engineers and other intelligentsias and professionals are represented. यही होता है इन द केस ऑफ इन द सेंटर के केस में भी यही होता है कि अपर हाउस में जो राज्यसभा होती है, दैट इज़ उसमें भी नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स होते हैं, वो लिए जाते हैं, दैट इज़ स्पेशलाइज्ड इन डिफरेंट थिंग्स एंड उनका इलेक्टोरल प्रोसेस डिफरेंट होता है फ्रॉम द लोअर हाउस, दैट इज़ ऑल्सो इन द केस ऑफ स्टेट.
इसमें क्या होता है, जब दो हाउसेज होते हैं बाइकैमरल सिस्टम में, तो प्रॉपर और बैलेंस रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम होता है। ऑल सेक्शन सोसाइटी जैसे मैंने बताया अभी, पॉलिटिशियन, टीचर्स में अलग अलग फील्ड्स के लोग, प्रोफेशंस के लोग उसमें चुने जाते हैं। एंड देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ बेटरिंग द प्रोसेस ऑफ डिबेट ऑन वेरियस इशूज इन अ बाइकैमरल सिस्टम। बाइकैमरल सिस्टम में डिबेट की जो प्रोसेस होती है उसकी संभावना और भी ज़्यादा अच्छी होती है। इन दिस वे हैस्टी डिसीजंस टेकन बाय majority governments can be scrutinized. This maintains the possibility of a correct and universally accepted decision. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर दो हाउसेस हैं किसी स्टेट में या किसी रिप्रेजेंटेशन या डेमोक्रेसी में कह सकते हैं, जैसे स्टेट केस में लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल दो हैं, तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी, डिबेट्स की अच्छी संभावना ये है कि अगर मेजोरिटी कोई डिसीज़न किसी ऊपर इम्पोज करना चाह रही है, जैसे मेजोरिटी जो गवर्नमेंट है अपनी आइडियोलॉजी को इम्पोज करना चाहती है, तो उसकी संभावना कम होती है। बिकॉज अगर कोई बिल रिप्रेजेंट किया गया असेंबली में एंड इज़ फॉरवर्डेड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड इट इज़ रिजेक्टेड और नॉट एक्सेप्टेड बाय देम, देन देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि उस पर दोबारा से चर्चा हो या उसके बारे में और विचार किया जाए। तो ये चीज़ है, इसकी पॉसिबिलिटी होती है। इसमें दोनों ही पक्षों की बात होती है, सिर्फ एक डिक्टेटरशिप नहीं होता है इसमें। दैट इज़ अ मोर डेमोक्रेटिक एंड गुड फॉर द सोसाइटी एंड पीपल। दिस इज़ द यूजफुलनेस ऑफ द सेकेंड हाउस। इसलिए बहुत सी सरकारें जहाँ पर हैं वो कोशिश करती हैं कि जहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स अकर हो रही हैं कि इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है मेजोरिटी, तो देयर मस्ट बी अ सेकेंड हाउस प्रेजेंट देयर फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द देयर आइडियोलॉजी और विच दे वांट टू कॉज फॉर देयर ऑन सेक या फॉर देयर ऑन गुड और फॉर देयर पॉलिटिक्स। The second house can be called the sentinel of the constitution. This is a powerful institution which works to maintain checks and balance in the legislative system. चेक्स एंड बैलेंस के लिए होता है, स्क्रूटनी के तरीके से एक तरीके से काम करता है कि आप जो फर्स्ट हाउस से जो भी चीज़ फॉरवर्ड हुई है क्या वो स्क्रूटनाइज गुड अच्छा है इन द ब्रॉड प्रोस्पेक्ट कॉन्टेक्स्ट में। ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में वो सोसाइटी के लिए या पीपल्स के लिए अच्छा है या नहीं है, इसके लिए सेकेंड हाउस हमेशा यूज़फुल होते हैं। There is a proper rules and regulations made for everything. Scrutinized process is very clear and in the form कि लोगों को सोसाइटी के लिए सिटीजन्स के लिए कोई बिल या लॉज बनाया जा रहा है तो बहुत ही स्क्रूटनी के थ्रू प्रोसेस के थ्रू लॉन्ग प्रोसेस थ्रू जाता है तब वो पास किया जाता है। तो हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है इट इज़ द बेस्ट वन ऑफ काइंड and very big democracy we have and lots of research के बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया गया है। इसलिए हम कहना चाहेंगे इंडियन डेमोक्रेसी इज बेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड एंड यहाँ पे जनता सरकार चुनती है, जनता ही बिल्स बनाती है एक तरीके से इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट वी कैन से। यहाँ पे आप देख रहे हैं डबल बाइकैमरल स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया, कैसे ये यूज़फुल है फॉर द सोसाइटी एंड सिटीजन्स। तो हम क्या कह रहे थे, देयर आर मैनी टॉपिक्स इन पॉलिटिक्स और सोशल फील्ड विच नीड टू बी कंसिडर्ड सीरियसली क्लियरली एंड इम्पार्शली इन द हाउस। तो क्या होता है कि ड्यू टू वेरियस पॉलिटिकल रीजन्स मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर समटाइम्स अनएबल टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट। समटाइम्स party politics also becomes a hindrance in their independent and impartial views. In such a situation,
द सेकेंड हाउस फुलफिल दिस डिफिशियंसी। कई पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली के कई मेंबर्स हैं, कई बार रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। कई बार पार्टी पॉलिटिक्स एक तरह का हिंड्रेंस क्रिएट करती है उनके इंडिपेंडेंट डिसीजन में, और इस तरह की इन सच ए सिचुएशन सेकेंड हाउस जो होता है वो इस डिफिशियंसी को फुलफिल करता है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट व्यूज़, आइडियोलॉजीज, प्रोफेशंस के लोग होते हैं, उनका अपोजिशन भी होता है, और गवर्नर द्वारा चुने हुए लोग भी होते हैं फ्रॉम द डिफरेंट फील्ड्स। इन द केस ऑफ स्टेट, इन द केस ऑफ सेंटर, प्रेसिडेंट द्वारा चुने हुए नॉमिनेटेड लोग होते हैं इन अपर हाउस। ठीक है, आई विल ऑल्सो taught the chapter which is of सेंट्रल लेवल पे बाइकैमरल स्ट्रक्चर किस तरह का अपर हाउस और लोअर हाउस के बारे में। स्टेट का पढ़ रहे हैं। द लेजिस्लेटिव असेंबली passes the bill several times in haste or given, due to which both the public and the government may have to face problems। इसमें क्या बता रहा है इसमें बुक में? इसमें कह रहा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली बिल पास करती कई बार हेस्ट और गिवन, ड्यू टू विच वो तो फॉलोइंग गवर्नमेंट में, जिसकी वजह से पब्लिक और गवर्नमेंट को कई बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एंड जब बाई गवर्नमेंट क्या होता है, सेकेंड हाउस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द गवर्नमेंट टू रिकन्सिडर द बिल, ड्यू टू दिस देयर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट एंड रिकन्सिडरेशन इन एवरी वे इन द बिल। इस वजह से इसमें स्कोप होता है कि सेकेंड हाउस में जाके बिल को रिकन्सिडर किया जाएगा और सिटीजन्स के लिए जो बेहतर डिसीजन होगा वो लिया जाएगा। इसमें मतलब स्कोप होता है इम्प्रूवमेंट एंड रिकन्सिडरेशन का इन एवरी वे इन द बिल। बिल के केस में अगर बिल कोई पास होता है, कोई लॉ बनता है, उसके बारे में ये एक्चुअल में काम क्या है हाउसेस का यही काम है कि जनता के लिए कई निर्णय लिए जाते हैं, कई बिल्स पास किए जाते हैं, कई लॉज बनाए जाते हैं। उसमें सभी का योगदान होता है, जो जनता चुने प्रतिनिधि होते हैं उनका भी योगदान होता है, और जो अपोजिशन पार्टी होती है उसका भी योगदान होता है। कई बार ऐसा होता है क्योंकि विरोधी पक्ष होना भी ज़रूरी है, उससे एक रिकन्सिलिएशन है, एक स्क्रूटनी की समस्या भी खत्म होती है, सॉल्व होती है, डिक्टेटरशिप से छुटकारा मिलता है। अगर मेजोरिटी है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो हर समय ही सही हो, तो उसे जो विरोधी पक्ष है उसकी भी चीज़ों को समझना चाहिए और संज्ञान में लाना चाहिए, एंड बाद में इन द लास्ट जो पब्लिकली बेस्ट हो वो करना चाहिए। अंडर द बाइकैमरल सिस्टम the Legislative Council provides a platform to such persons who have a direct electoral participation, जैसे कि राइटर्स, थिंकर्स, सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स हैं, एंटरप्रेनर्स हैं, etc. आई मीन जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स होते हैं फ्रॉम द डिफरेंट प्रोफेशंस, वो इसमें चुने जाते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो अपर हाउस होता है। दे गेट द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस थ्रू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक तरह की प्रोसेस है उसको उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेजिस्लेटिव शब्द इसका मतलब है चुने हुए प्रतिनिधि जहाँ पर कार्य करते हैं। देयर द लेजिस्लेटिव हाउसेज, देयर द प्रोसेस संविधान से संबंधित है। एंड द लेजिस्लेटिव इन द ब्रॉड सेंस इसका मतलब है टू फॉर्मिंग और इन्वॉल्विंग इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉज फॉर पीपल एंड फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी। एंड इसके रिप्रेजेंटेटिव्स ये काम करते हैं जो जनता द्वारा ही चुने हुए होते हैं। बताना चाहूँगी यूनियन के इन द केस ऑफ यूनियन और सेंटर देयर आल्सो टू हाउसेस, जैसे मैंने आपको बताया।
जो अपर हाउस होता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा, एंड लोअर हाउस जिसे हम बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल और लोकसभा भी बोलते हैं उसको। उसमें भी सर्टन केसेस कुछ सिमिलरिटी है बट कुछ चेंजेस भी होते हैं स्टेट लेवल पे। व्हेन देयर इज़ बाई कैमरल बात होती है, अगर बाई कैमरल स्ट्रक्चर की, उसी के बारे में अभी हम पढ़ रहे थे। तो इसमें आपको एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाह रहे हैं कि इसके कुछ प्रॉस एंड कॉन्स भी हैं, मतलब क्रिटिसिज्म भी है इसका। डिस्पाइट द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फेस क्रिटिसिज्म। अच्छा, क्रिटिसिज्म ही फेस करता है। सम आर्ग्यू दैट द बाइकैमरल सिस्टम कैन बिकम redundant and obstructive in law making, especially when the lower house is dominated by the same party. This leads to delays in the legislative process. Okay, the bicameral system is also reserved for the limited powers of the legislative council. It is said that this cannot effectively scrutinize the actions of the lower house, allowing the assembly to proceed with its agenda without the approval of the council. इस तरह से कहा जाए तो दोनों ही चीज़ों के फ़ायदे भी और नुकसान भी हैं। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसका एक ये कि एक तरीके से कई बार हर्डल्स क्रिएट होती हैं, मतलब कह सकते हैं कि लॉ मेकिंग प्रोसेस में ये रिडंडेंट है, ऑब्स्ट्रक्टिव प्रोसेस ऑब्स्ट्रक्शन का भी कई बार काम करता है ये। तो इससे क्या होता है, डिले होता है लॉ मेकिंग में या बिल्स को पास करने में, है ना। तो इस वजह से क्रिटिसाइज़ किया जाता है। मैनी टाइम्स सच पर्सन बिकम मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हु हैव लॉस्ट इन द इलेक्शंस और डू नॉट वांट टू फेस द इलेक्शंस। Such members are often made members of the Legislative Council for inclusion in the cabinet. This trend is continuously increasing, which cannot be called conducive to a healthy democracy. इस तरह का ट्रेंड भी बढ़ रहा है कि कई बार ऐसे पर्सन्स लेजिस्लेटिव काउंसिल में होते हैं जो इलेक्शंस तो हार गए हैं लेकिन इलेक्शंस को फेस नहीं करना चाहते हैं, डू नॉट वांट टू फेस द इलेक्शंस। सच मेंबर्स आर ऑफन मेड मेंबर्स, कई बार ऐसे लोग भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुन लिए जाते हैं एज ए नॉमिनेटेड पर्सन मेंबर फॉर इंक्लूजन इन द कैबिनेट। इस तरह का ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ रहा है जो हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए इतना अच्छा नहीं है, कंडूसिव है। एंड गाइस, आपको तो पता ही है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल places additional financial burden on the government, which hinders the effective functioning of governance and contribution of the government. Okay, guys. So, लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबलाइज किया जा सकता है थ्रू सिंपल रेजोल्यूशन बाय द लोअर हाउस, जो एक तरह की लेजिस्लेटिव असेंबली और मेकिंग द इफेक्ट नेग्लिजिबल, मतलब एक नाम मात्र का एक हाउस एक तरीके से कह सकते हैं। इसलिए इसका कई बार विरोध हुआ है कि इसे सिंपल मेजोरिटी के द्वारा अबलाइज भी कर सकता है कई बार सजेशंस गिवन बाय लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन बेस आर नॉन बाइंडिंग ड्यू टू विच देयर इम्पैक्ट रिड्यूस्ड। कंक्लूजन इसका ये, डिस्पाइट ऑल द क्रिटिसिज्म एंड शॉर्ट कमिंग्स, इट कैन बी सेड दैट द सेकेंड हाउस इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. It makes an important contribution to the legislative work by presenting its valuable suggestions through amendments in the process of legislation making. Amendment बिल जाता है, अगर फॉरवर्ड होता है तो अमेंडमेंट ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू स्क्रूटनी का काम करता है कई बार। इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करता है, वैल्यूबल है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है स्टेट लेजिस्लेचर का। इन द प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन द अपर हाउस इन द स्टेट्स इज बीइंग कंसीडर्ड नॉट ओनली एसेंशियल बट ऑल्सो indispensable. Hence, there is a need to strengthen it. That's all guys for today's lecture. I hope you will like it. Thank you for watching.